Dear students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Government PG College किशनगढ़। आज हमने उदारवाद का टॉपिक डिस्कस किया फर्स्ट ईयर की क्लास के अंतर्गत। उसमें हम आगे देखेंगे। उदारवाद की पृष्ठभूमि हमने देख ली थी, उदारवाद के शुरुआत के पीछे या उदारवाद का अर्थ हमने देखा था। आज हम उसकी पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उसके उदय के कौन कौन से कारण थे, और उदय के कारणों को जाने बिना हम लोग उसकी, चूँकि जब हम कोई भी आइडियोलॉजी है, जब तक उसके पृष्ठभूमि या उसके बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाएं, हमारे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो उदारवाद के उदय का कारण ये था कि जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं या रिनेसां कहते हैं। देखिए, रिनेसां एक तरीके से पूरा यूरोप में एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया और इसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इन सभी को उसने इफ़ेक्ट किया। और उससे पहले, रिनेसां पीरियड से पहले ये माना जाता था कि मनुष्य की सभी गतिविधियों का केंद्र में जो पॉइंट है, ये केंद्र का जो बिंदु है वो धर्म है। लेकिन रिनेसां के बाद में ये माना गया कि नहीं, व्यक्ति की अपनी जो एस्पिरेशंस है और व्यक्ति की खुद का जो उसकी थिंकिंग है या व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लाइफ है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जब उदारवाद के केंद्र में, चूँकि हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद से होता हुआ उदारवाद है, तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट है जो धर्म सुधार आंदोलन है, या जिसको एक प्योरिफिकेशन मूवमेंट कह सकते हैं, या उसको धर्म के सुधार का आंदोलन, जिसको मार्टिन लूथर किंग ने जिसका नेतृत्व किया, मार्टिन लूथर ने जिसका नेतृत्व किया। और धर्म सुधार आंदोलन में ये हुआ कि पूरी तरह से जो चर्च की जो पूरी तरह से एक सत्ता एस्टेब्लिश थी, कहीं ना कहीं उसको चुनौती मिली। और आप देखेंगे कि रोमन कैथलिक के जो ईसाई के अंदर भी दो वापस सेक्ट बन गए। रोमन कैथलिक्स तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका एक प्रोटेस्टेंट्स का भी उदय हुआ। प्रोटेस्टेंट्स का उदय होने के पीछे कारण ये था कि आप जो भी बात कह रहे हैं या धर्मगुरु जो भी बात कहते हैं, मुझे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसमें व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है या व्यक्ति की सोच है, उसके साथ ही उन सब चीज़ों को देखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट है उसमें यह है कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। उसके द्वारा इंग्लैंड में जब जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद में पूरे यूरोप में वो औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसमें क्या हुआ कि एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। उस पूंजीपति वर्ग को बार बार सरकारें उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रही थी, तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल नागवार गुजरी। और ये एक बेसिक प्रिंसिपल सामने आया कि सरकार का कार्य नहीं है कि वो बिज़नेस में हस्तक्षेप करे। सरकार का ये कार्य है कि वह सरकार का कार्य है कि वह लोगों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करे। यानी कि उनका ये कार्य नहीं होगा कि वो किस व्यक्ति को किस टाइप से बिजनेस करना चाहिए, किस टाइप से उसको कार्य करना चाहिए, ये राज्य का कार्य नहीं है। तो ये जो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, इसने ये कहा कि देयर शुड बी ए लिमिटेड गवर्नमेंट। राज्य का स्वरूप है वो नितांत ही सीमित है, और सरकार सीमित होनी चाहिए। सीमित इस सेंस में होनी चाहिए कि वो उसको इकोनॉमिक गतिविधियों में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको इंटरफियर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यह एक निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी इस सत्ता को ये अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति के ऊपर अपने मनमाने अधिकारों का प्रयोग करे। यानी कि व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं या व्यक्ति को कुछ लिबर्टीज़ प्राप्त हैं जिनका हनन राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की विचारधारा का उद्भव है ये, और व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टीज़ है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। अब उदारवाद के मूल सिद्धांत अगर हम देखें, उदारवाद के मूल सिद्धांतों की तरफ हम जाएं, तो सबसे पहले ये सिद्धांत है कि ये मानवीय विवेक में आस्था रखता है। उदारवादी विचारधारा का सर्वप्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अंतर्गत क्रिश्चियनिटी ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था, और धार्मिक अधिकारी, पोप और अन्य जो धार्मिक अधिकारी जो कहते थे वही ये माना जाता था कि वही धर्म है। लेकिन रिनेसां के बाद में प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने
धार्मिक शास्त्रों के अंधानुकरण के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर सोचना शुरू किया। जॉन लॉक और थॉमस पेन को ऐसे विचारकों में माना जा सकता है। और उदारवाद, ये लोग इस बात में विश्वास करते थे कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास और परंपराओं का विरोध। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास रखता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धि संगत न हो, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो और चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों नहीं समझा जाता रहा हो। उदारवाद का विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक है तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन उदारवादी सदैव ही विद्यमान व्यवस्था के विरोधी नहीं रहे हैं और आज तो हम देखते हैं कि वो कुछ विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बनाने के पक्षधर भी हैं। तीसरा है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण नहीं हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन है। उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और समाज और राज्य तो सिर्फ साधन मात्र हैं और उनका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम मानते हैं और उनका विचार है कि इनका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में विश्वास। उदारवादियों का ये विश्वास रहा है कि व्यक्ति में कुछ जन्मजात और अउल्लंघनीय अधिकार हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है और उन अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज और राज्य द्वारा नहीं की गई है वरन ये तो मनुष्यों इन संस्थाओं के अस्तित्व में आने के पूर्व ही विद्यमान रहे हैं और समाज और राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही हुई है। इस संबंध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया गया है। और नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास रखता है जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा भी अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता का आदर्श उदारवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी देन मानी जा सकती है। नेक्स्ट है शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। इसमें है उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता रहा है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग में भी इस कानूनों को मानने के लिए उसी सीमा तक बाध्य होना चाहिए जिस सीमा तक शासित वर्ग, अर्थात शासक वर्ग मनमानी करता है तो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन उदारवाद की यह धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन का अर्थ यह है कि उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया में हुआ है और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों की पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति की अधिकारों का रक्षा का सर्वोच्च उपाय ये हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथ में हो। और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता है और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व के आदेश का प्रतिपादन करता है। उदारवादी प्रत्येक राष्ट्र को शनै ये मानते हैं कि उसको शांतिपूर्ण प्रगति करनी चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों को वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार किया जाना जरूरी है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि उदारवाद के आपके मूल सिद्धांत हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।